Hello students, in today's video lesson we are taking a very special question on motional EMF, and this question will clear all your doubts about the motional EMF because this question contains all the parts of motional EMF including induced EMF, induced current, force acting on a moving conductor and finally power dissipated in the motional EMF. Okay, सारे parts cover करता है ये। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन के अंदर एक फिगर दे रखा है। फिगर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मैंने डॉट से रेड पेन से रिप्रेजेंट किए हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द बोर्ड क्या है? आउटवर्ड है। क्लियर है? इस फिगर के अंदर मोशनल ईएमएफ वाले टॉपिक की तरह है। ये एस आर आर में, ठीक है, और इस आर को मान लेते हैं, बोल देता हूँ आर एम आर बोल देता हूँ नीचे वाली को, और नीचे ऊपर वाली को एस एल आर बोल दिया जाता है। ठीक है, तो एस एल आर हो गई ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल, नीचे वाली आर एम आर हो गई हॉरिजॉन्टल नीचे वाली, और एस आर आर्म हो गई ये आपके पास वर्टिकल। ये तीनों आर्म जो भी मैंने बताई हैं, ये तीनों आर्म्स क्या है? फिक्स्ड आर्म है, जिनको मैं एडिट कर रहा हूँ। ये फिक्स्ड आर्म है आपकी। ठीक है, इसके अंदर जैसे आपने मोशनल ईएमएफ पे पढ़ा था, तो मोशनल ईएमएफ पे आपने जैसे पढ़ा था कि एक ही आर्म मूवेबल होती थी और सारी आर्म्स क्या होती थी? फिक्स होती थी। उसी वे के अंदर पी क्यू आर्म यहाँ पे क्या होगी? मूवेबल होगी। दिस आर्म कैन बी मूव्ड इन राइट डायरेक्शन एज वेल एज लेफ्ट डायरेक्शन। लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर इस आर्म को आप x इक्वल टू जीरो तक लेके जा सकते हो, और फारदेस्ट डिस्टेंस जो आप इस आर्म को लेके जा सकते हो जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2b के बराबर। तो एक वे का मतलब ये हो गया कि एक्चुअली में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो बी रीजन में प्रेजेंट है। जो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड दिखा रखी है, और नेक्स्ट बी रीजन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी आपके पास? वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट नहीं है। देयर आर नो डॉट्स और क्रॉसेस इन द नेक्स्ट बी रीजन ऑफ द गिवन फिगर। गिवन फिगर में नेक्स्ट बी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर इस पूरे कंप्लीट सर्किट इस रेक्टेंगुलर लूप का सर्किट रेजिस्टेंस आपने आर मान रखा है, तो यहाँ पे गिवन है कि गिवन दैट द रेजिस्टेंस ऑफ कंप्लीट सर्किट, इस कंप्लीट सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो दे रखा है आपके पास आर। एक्चुअली कंप्लीट सर्किट का रेजिस्टेंस नहीं है, सब्सटेंशियल रेजिस्टेंस दे रखा है यहाँ पे। लेकिन सब्सटेंशियल वर्ड का मतलब होता है कि आपने जो ये हॉरिजॉन्टल वायर फिक्स्ड वायर्स है ना, उनका रेजिस्टेंस आपने नेग्लेक्ट कर दिया है, और सिर्फ मूवेबल आर्म का रेजिस्टेंस आपने क्या माना है? आर के बराबर। सब्सटेंशियल वर्ड का मतलब होता है फेयरली लार्ज। तो मूवेबल आर्म का रेजिस्टेंस फेयरली लार्ज माना है आपने, और सभी आर्म्स का रेजिस्टेंस क्या कर दिया है? यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब कैसे करेंगे मैग्नेटिक फील्ड? इसको फाइंड आउट कर कैसे करेंगे? तो इसमें एक सिनेरियो क्रिएट कर रखा है। क्या है कि आप सबसे पहले क्या करते हो, ये जो मूवेबल आर्म थी, दिस मूवेबल आर्म इज इनिशियली लेट मी से कोइंसाइड विद एस आर आर्म के साथ कोइंसाइड करती है। देन यू मूव दिस मूवेबल आर्म विद v वेलोसिटी इन राइट डायरेक्शन एंड यू टेक दिस मूवेबल आर्म व्हेन x इज इक्वल टू b। जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2b के बराबर हो जाती है, वहां तक मूव करके ले जाते हो। Then you again move this movable arm in left direction till it becomes x is equal to 0। दोबारा क्या बन जाए? ये x is equal to 0। मतलब एक कंप्लीट साइकिल एक पूरा कंप्लीट साइकिल किया जाता है। इस मूवेबल आर्म को x is equal to 0 से मूव करते हैं, x is equal to b तक लेके जाते हैं, फिर x is equal to b से x is equal to 2b तक लेके जाते हैं, फिर x is equal to 2b से x is equal to b तक, और फिर b से 0 तक। मतलब एक कंप्लीट साइकिल इसे मूवेबल आर्म को दिया जाता है। आपको कुछ ग्राफ्स प्लॉट करने हैं, फ्लक्स के बीच में, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बीच में, फोर्स के बीच में और पावर के बीच में। लेकिन ये सारे ग्राफ आप प्लॉट तब कर पाओगे जब आपको ये पता होगा कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट होता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ सकते हो कि मान लेते हैं किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम t के ऊपर, लेट फॉर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, ठीक है, ये जो मूवेबल आर्म है ना, ये x डिस्टेंस के ऊपर है। कहाँ से? फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, कुछ पॉइंट या बोल दोगे आप रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पे, हमने जैसे आर से डिनोट कर लेते हैं, तो आर रेफरेंस पॉइंट से किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर जब ये मूवेबल आर्म v वेलोसिटी से राइट डायरेक्शन में जा रही थी, तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर ये x पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, अगर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर ये x पॉइंट के ऊपर है, तो उस x पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट विद द रेक्टेंगुलर लूप। इस रेक्टेंगुलर लूप में ये छोटी सी रेक्टेंगुलर लूप बनी है, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट होगा? तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्शन, जो b के बराबर होता है। ठीक है, फिर आता है मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर आता है एरिया। तो एरिया कवर्ड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t आ गया lx के बराबर। ये एरिया कवर किया है उस रेक्टेंगुलर लूप के अंदर।
कोस कंपोनेंट यहाँ पे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि मोशनली पढ़ रहे हैं, तो पीरियोडिक कंपोनेंट मतलब एंगल हम लोग 0 के बराबर ही मान लेंगे। किसके बीच में? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो कोस 0 1 के बराबर है, वो हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये बी एल एक्स कब तक रहेगा? जब एक्स की वैल्यू, एक्स का मतलब एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर आपने ये मान रखा है, इसकी लेंथ मान लो या इसकी ब्रेथ मान लेती है एक्स पॉइंट पे, तो एक्स की वैल्यू लेस देन बी होनी चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तब तक मैग्नेटिक फ्लक्स है ना उसके साथ इतना एसोसिएट होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर ये मूवेबल आर्म यहाँ भी होगी। ठीक है, जब ये मूवेबल आर्म यहाँ होगी तो उस केस के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना एसोसिएट होगा इसके साथ? मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड होगा बी एज इट इज, एल इज द लेंथ ऑफ मूवेबल कंडक्टर या मूवेबल आर्म, और एक्स की वैल्यू जहां तक मैग्नेटिक फील्ड है वो बड़ी से बड़ी हो जाती है बी के बराबर। ठीक है, इसका मतलब जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू बी हो गई है, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू बोल दो 2b के बराबर रहेगी, उस केस के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू ये रहेगी। इसका मतलब ये हो गया कि पहले मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू यहां से x इज इक्वल टू 2b से b तक इंक्रीज करती है, फिर b से 2b तक मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स है BLB के बराबर। उसके बाद जब आपको b से 2b तक मूव करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट, फिर दोबारा से 2b से b तक लेके आते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स दोबारा से कांस्टेंट रहेगा, और फिर x इज इक्वल टू b से 0 तक लेके आते हैं तो दोबारा से एरिया क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। इसका मीनिंग समझते हैं। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा और मैग्नीफाई कर रहा हूँ। क्या मतलब है कि एक्चुअली में आपके पास मोशनल ईएमएफ ये था और आपके पास इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, जो यहाँ पे गियर किया है पीछे परपेंडिकुलर टू द बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड इतने रीजन में। क्लियर है? तो इतने रीजन के अंदर हम लोग लेट मी से ये आपने ले ली 2 सेंटीमीटर लेंथ और ये ले लिया 5 सेंटीमीटर लेंथ, और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर मूवेबल आर्म यहाँ थी, तो मैं ये कहूंगा कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे लेट मी से b के बराबर, और एरिया हो गया यहाँ पे 5 2 10, इस रेक्टेंगुलर लूप का एरिया हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बताओगे तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन उसके बाद अगर ये मूवेबल आर्म यहाँ तो x इज इक्वल टू 0 था, यहाँ x इज इक्वल टू b था, और जब ये मूवेबल आर्म को आप मूव करके x इज इक्वल टू 2b तक ले गए, तो एक्चुअली में अमाउंट ऑफ एरिया थ्रू विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पासिंग इज स्टिल सेम, वो भी क्या है? अभी भी उतने के ही बराबर है। ठीक है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर इस रीजन के अंदर जिसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर कोई चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर इस मूवेबल आर्म को आप इस पोजीशन पे 1 पोजीशन पे रखते हो तब भी इसमें से 8 डॉट्स पास कर रहे हैं, और जब ये 2 पोजीशन पे चली जाती है तब भी इसमें से कितने 8 डॉट्स ही पास कर रहे हैं, और वो 8 डॉट्स पहले ये पोजीशन पे थे तभी 8 डॉट्स पास कर रहे थे उस रेक्टेंगुलर लूप से, 2 पोजीशन पे चली गई तब भी रेक्टेंगुलर लूप से 8 डॉट्स ही पास कर रहे हैं। तभी आपने कह दिया कि 1 से 2 जाना और 2 से 1 दोबारा आना, इन दोनों पोजीशन के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लेंथ ऑफ मूवेबल आर्म और x की जहां तक मैग्नेटिक फील्ड फैली हुई है वहां तक x इज इक्वल टू 0 से b, तो b आ गया, b रीजन तक मैग्नेटिक फील्ड फैली हुई है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। अगर ये पार्ट आपको समझ में आता है तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो, अब b का मतलब क्या है? b का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, उस पॉइंट पे जो डॉट्स की फॉर्म में दिखा रखा है। l इज द लेंथ ऑफ मूवेबल आर्म, और ये b फिक्स है। b क्या है? दिस b इज द डिस्टेंस अप टू वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर प्रेजेंट। ठीक है, तो ये प्रेजेंट हो गया, तो एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स इस पर्टिकुलर रीजन के लिए क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। और इस रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है, क्योंकि x की वैल्यू अगर 0 हुई तो फ्लक्स 0 बन जाता है, x की वैल्यू b हुई तो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तभी मैंने b के बराबर नहीं कर रखा, पहले रीजन में लेस देन b दे रखा है। अगर ये चीज आ गई तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आता है माइनस d∅b डिवाइडेड बाई dt के बराबर। ठीक है, b एज इट इज है, माइनस एज इट इज है, l एज इट इज है। आप ये d बाई dt एक्चुअली में चेंजेबल कंपोनेंट का करोगे, x यहाँ पे चेंजेबल हो रहा है तो ये हो जाएगा dx ओवर dt के बराबर, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाता है आपके पास वेलोसिटी, तो वो बन जाएगा BLV के बराबर बन जाएगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर है? ओके, फिर नेक्स्ट है इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर हो गया आपके पास दूसरे रीजन में BLV। ये फ्लक्स ये तो फर्स्ट रीजन का इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला है। सेकंड कंडीशन के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? माइनस ऑफ d∅b डिवाइडेड बाई dt।
लेकिन आपने क्या दिया, सेकंड रीजन के लिए तो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, और कांस्टेंट फ्लक्स के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आता है, 0 के बराबर आता है। इसका मीनिंग क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स एक्चुअली में 0 से b तक चेंज हुआ है, b से 2b तक इंड्यूस्ड ईएमएफ 0, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज भी नहीं हुआ, 2b से b तक फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ 0, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, और फिर b से दोबारा 0 आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो इन सभी को मेरे को किसमें शो करना है, एक डायग्राम में, एक क्या बोलोगे, एक ग्राफ के ऊपर इस पूरे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो उस ग्राफ को मैं यहाँ बना देता हूँ, देखो ठीक है, ग्राफ सारे यहाँ अपलोड कर देंगे हम लोग। इस ग्राफ के अंदर क्या ले लेते हैं, देखो ग्राफ के लिए जगह और चाहिए बेटा अपने पास, चलो यही अपलोड कर देते हैं, ठीक है, छोटा ग्राफ अपलोड कर लेंगे। यहाँ आपने इधर एक्स एक्सिस ले ली है, ये वाई एक्सिस हो गया है ग्राफ के लिए, ठीक है। आपको सबसे पहले आप दिखा रहे हो एक्स एक्सिस के ऊपर फ्लक्स दिखा रहे हो, तो वाई एक्सिस पर फ्लक्स इज टेकिंग ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। और आपने इस कंप्लीट ग्राफ को 4 पार्ट्स के अंदर तोड़ दिया है। एक तो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू b तक, ठीक है, एक x इज इक्वल टू b से x इज इक्वल टू 2b तक, यहाँ 2b हो गया x की वैल्यू, और x इज इक्वल टू 2b से दोबारा वापस आएगा ग्राफ तो b तक, ठीक है। और थोड़ा सा आगे और कर देते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू b से 0 तक दोबारा, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू b से क्या हो जाएगा आपके पास 0। ये कंप्लीट साइकिल बनेगा, 4 पार्ट्स में टूटा हुआ ग्राफ, x b 0 से b, b से 2b, 2b से b, और 2b से दोबारा क्या हो गया 0 के बराबर। तो देखते हैं फ्लक्स कैसे वेरी करता है। जब 0 से b तक जा रहा है, 0 से b तक जा रहा है तो फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और फ्लक्स की वैल्यू हो रही है, x बढ़ता जा रहा है तो फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, तो इंक्रीजिंग लीनियर ग्राफ, लीनियरली इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा, तो ऐसे ग्राफ आ जाएगा, देखो फ्लक्स, ठीक है। उसके बाद जब x की वैल्यू b के बराबर बन गई तो फ्लक्स बन गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट फ्लक्स हम लोग ऐसे लाइन से शो करेंगे। उसके बाद फिर x इज इक्वल टू b से 2b तक फ्लक्स कांस्टेंट ही रहा है तो कांस्टेंट रिप्रेजेंट करेंगे स्ट्रेट लाइंस। उसके बाद x इज इक्वल टू b से दोबारा 0 बना है, मतलब कंप्लीट होने के बाद तो फ्लक्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। देखो इस बात को समझते हैं, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फिर फ्लक्स कांस्टेंट रहा। जब x इज इक्वल टू, जब ये मूवेबल आर्म 0 से b तक गई तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ, b से 2b तक गया तो कांस्टेंट, 2b से b आया तो भी कांस्टेंट, और फिर b से क्या हो गया इधर लेके आए तो एरिया डिक्रीज होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। तो वो फ्लक्स भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज। उसी फ्लक्स के अकॉर्डिंग अगर मेरे को इंड्यूस्ड ईएमएफ के क्या बनाना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ बनाना है, तो मैं अब की बार इंड्यूस्ड ईएमएफ ले लेता हूँ ग्राफ के ऊपर, और मैं इस लाइन को एक्स एक्सिस बना देता हूँ। इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव ऊपर की तरफ होगा और नेगेटिव नीचे की तरफ होगा, ये बात भी ध्यान देना है। कितना है इंड्यूस्ड ईएमएफ, आपके पास आया है -BLV के बराबर इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ऊपर आ जाएगा प्लस BLV के बराबर, वो तो बराबर ही है एक तरफ। अब जब आपको पता है जब फ्लक्स इंक्रीज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसका अपोज करता है, ठीक है। तो अपोज की वजह से ये नेगेटिव साइन आया, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कांस्टेंट है। देखो B कांस्टेंट, L कांस्टेंट, वेलोसिटी विद व्हिच दिस आर्म इज दिस मूवेबल आर्म इज मूव्ड, ठीक है, मूव किया जाता है तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट चीज के लिए ग्राफ हरदम पैरेलल टू एक्स एक्सिस आता है। उन रीजन्स के अंदर जिसमें फ्लक्स क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है, पाई कांस्टेंट है इन दोनों रीजन्स के अंदर, तो इन दोनों रीजन के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ बन जाएगा 0, तो ये 0, ठीक है, ये भी 0, यहाँ दोनों जगह क्या हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव डायरेक्शन में इतना ही क्या बन जाएगा, एक्सिस बन जाएगा। तो ये आपको करना है, यहाँ फ्लक्स डिक्रीज हुआ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव था, यहाँ फ्लक्स डिक्रीज हुआ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो गया, पॉजिटिव, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। एक और पूछ रखा है इसी के अंदर, ठीक है, कि पावर डिसिपेशन का ग्राफ और पूछ रखा है, तो पावर डिसिपेशन निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है पावर डिसिपेशन का? पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला होता है आपके पास V स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द कंप्लीट सर्किट का रेजिस्टेंस आ जाएगा। पावर में दिख रहा है सबकी स्क्वायर आ रही है और रेजिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकता, तो पावर के लिए अगर यही ग्राफ शो किया जाएगा, नीचे जा रहा है ये ग्राफ दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है। अगर पावर के लिए ये ग्राफ शो किया जाएगा तो मैं यहाँ से हटाता हूँ इसको, देखो पावर का ग्राफ ऊपर प्लॉट करके दिखाऊंगा आपको, यहाँ प्लॉट करेंगे। इन लाइंस को ऊपर की तरफ बढ़ा देते हैं हम लोग, वाई एक्सिस को ऊपर की तरफ बढ़ा दिया आपने, ठीक है। इस वाली लाइन को ऊपर की तरफ बढ़ा दिया, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन, ठीक है। तो इस केस के अंदर जब भी आप पावर खींचोगे तो पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव, पावर हरदम क्या रहती है, पॉजिटिव। तो जब फ्लक्स इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था तो उस केस के अंदर तो पावर मिलेगी, अदरवाइज 0, और दोनों केसेस के अंदर पावर आपको पॉजिटिव मिलेगी। ये जो रीजन है ना, ये पॉजिटिव पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कितनी है यहाँ पे मैक्सिमम पावर
बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर के बराबर। ये पावर एसोसिएट है। किसके बाद किस कैसे निकाला पावर एसोसिएट का फॉर्मूला, जो आपके पास इंड्यूस्ड करंट आएगा उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर। तो इंड्यूस्ड करंट कैसे निकालते हैं, इंड्यूस्ड करंट होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके पास आया था BVL के बराबर, रेजिस्टेंस था R, उसका स्क्वायर करोगे तो B स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, और एक R से मल्टीप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेटेड इन दिस सर्किट इन द फॉर्म ऑफ जूल्स हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, वो आ जाएगा यहाँ पे B स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। तो आप पढ़ लोगे, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात थी ये समझना कि इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज कैसे हो रहा है उस केस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच।